कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही। उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बन गया ना मंदिर अयोध्या में, कोई संदेह है? जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है, उसका वजूद था, है और रहेगा। मेरा सारे लोग हैं, वो क्या आके कुछ करने चाहिए तो करके दिखाइए। मैं तैयार हूँ उनको फेस करने का, उनको मुकाबला करने का। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वक्त हो गया है न्यूज रूम से सवाल इंडिया का। शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन आज सुबह से कौन सी खबर थी चर्चा में? संसद की, देश में राजनीति की, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की। लेकिन शाम होते होते वो बयान आ गया जिसने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक की राजनीति को गरमा दिया है। एक तरफ कुछ ही घंटों में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के बागी नेता हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाने वाले हैं, जिसके लिए ईंट पत्थर की एक झलक हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई भी। और दूसरी तरफ बाराबंकी से योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की जो परिकल्पना करते रहते हैं वो सोचते रह जाएंगे, लेकिन कयामत तक भी ये नहीं हो पाएगा। आखिर योगी आदित्यनाथ ने ये बयान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में क्यों दिया, वो भी तब जिस समय मुर्शिदाबाद में इसी बाबरी मस्जिद को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। चुनावों के इर्द गिर्द इस बयान के क्या मायने हैं, देखिए। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ लफ्जों में चेतावनी दे रहे हैं कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होने देंगे। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है। साफ कहा कि जो कयामत का दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आने वाला। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ का बयान ऐसे वक्त में आया है जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार को बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू होने वाला है। योगी बाराबंकी हनुमान विराट महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। पहले आपको योगी का पूरा बयान सुनाते हैं। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बन गया ना मंदिर अयोध्या में, कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए
भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। सवाल यह है कि आखिर जब कुछ ही घंटों के बाद मुर्शिदाबाद में बाबरी के दोबारा बनने की कहानी शुरू होने वाली है, उससे ठीक पहले योगी इस तरह के बयान देकर किसे चेतावनी दे रहे हैं? क्या ये संदेश बंगाल के उन लोगों के लिए है जो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जोर शोर से जुटे हैं, या फिर इस संदेश के कोई अलग मायने हैं? बहरहाल जिस ढंग से योगी ने बाराबंकी से चेतावनी दी है, उससे 1000 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद तक इसकी गूंज पहुंचना तय है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मौलाना जर्जिस ने कहा था कि बाबरी मस्जिद कयामत तक रहेगी। जब तक जिंदा हैं, बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। माना जा रहा है कि योगी का ये बयान जर्जिस की तरफ भी इशारा है। बाबरी मस्जिद तो वो इसलिए कहलाती थी क्योंकि उसको बाबर ने बनवाया था, और वो अब तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई, खत्म कर दिया गया। लेकिन हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं, और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। 2 दिन पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाली हुमायूं कबीर ने भी कहा था कि कोई आंख बढ़ाकर बाबरी तोड़ने आएगा तो उनका क्या हाल होगा ये पता चल जाएगा। चेतावनी दी थी कि ये यूपी अयोध्या नहीं है, ये मुर्शिदाबाद है। उनका कोई खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उनको जो राम मंदिर बनाया कोई विरोध नहीं किया, अगले दिन फिर बनाएगी तो कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन मेरा जो मस्जिद बनाना का हक है वो मस्जिद में ही बनाएंगे, किसी को हिम्मत है तो रोकिए। इधर योगी चेतावनी दे रहे हैं, उधर मुर्शिदाबाद में बाबरी की तैयारी है। इस बीच लखनऊ से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता हाथों में भगवा झंडा लेकर बंगाल निकल रहे हैं। नारा दे रहे हैं, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठन लगातार दावा कर रहे हैं कि उस बनने वाली मस्जिद की ईंट उखाड़ देंगे। मेरे पीछे जो कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता हैं। इनका कहना है कि ये जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और वहां जाकर के बाबरी गिराने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पहुंचने में भी तो समय लगता है सर, तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे, अपनी संख्या में पहुंचेंगे, और जो इस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान राइट्स वहाँ कराने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोकेंगे। आप बाबर के नाम पे ना बनाइए, आप कलाम साहब के नाम पे बनाइए। आप इतने अच्छे अच्छे लोग मुस्लिम लीडर्स रहे हैं, मुस्लिम इतने अच्छे लोग रहे हैं, उनके नाम पे बनाइए। हालांकि पुलिस ने इन्हें लखनऊ में ही रोक दिया है। बहरहाल मुर्शिदाबाद में बनने जा रही बाबरी मस्जिद को लेकर सियासी शोर लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध से शुरू होकर मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि योगी साफ कह रहे हैं कि कयामत के दिन का सपना देखने वाले गल जाएंगे, लेकिन वो दिन नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि बिटवीन द लाइंस क्या है। योगी आदित्यनाथ जब बाराबंकी से बयान देते हैं, अभी तो बंगाल का चुनाव में जैसे जैसे प्रचार का समय नजदीक आएगा तो योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक स्टार कैंपेनर भी होंगे, लेकिन उनके इस बयान ने एक तरह से एक एजेंडा जरूर वहां पर सेट कर दिया है, इलेक्शन कैंपेन का भी। लेकिन योगी आदित्यनाथ का बयान तो यूपी के बाराबंकी में हुआ, लेकिन अखिलेश यादव आज संसद में बोले। बजट सत्र पर चर्चा चल रही थी और इस चर्चा के दौरान उन्होंने कई विषयों पर सरकार को घेरा। लेकिन जब पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ मुर्शिदाबाद में इस मस्जिद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी कर दी, तो उन्होंने भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जो भी बोल रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है।
और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। अगले जी कयामत तक बाबरी की मस्जिद का निर्माण नहीं हो पाएगा। उससे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि बाबरी मस्जिद जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बना रहे हैं हुमायूं कबीर, उसे लेकर जो बाबरी कमेटी के पूर्व पक्षकार थे इकबाल अंसारी, उन्होंने कहा है कि हुमायूं बाबरी का सपना छोड़ दें। इकबाल अंसारी ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है। हम तो मुर्शिदाबाद के जो है विधायक, टीएमसी के विधायक हैं, उनको इससे पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं कि वो बाबरी मस्जिद का सपना देखना भूल जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब वहां बाबरी मस्जिद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद का नाम लेना राजनीति करना, जो लोग राजनीति करते हैं वही बाबरी मस्जिद का नाम लेते हैं। बाबर के नाम से कोई मस्जिद होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल मुख्यमंत्री की बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। तो ये तो बात थी पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले, ईंटें रखे जाने से पहले किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक। लेकिन सदन में आज अखिलेश यादव भी बोले अमेरिका से डील पर। अखिलेश यादव ने लेकिन बाद में एनडीटीवी से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये डील नहीं ढील है, हमने अपना बाजार अमेरिका को सौंप दिया है। एनडीटीवी के साथ देखिए अखिलेश यादव की एक्सक्लूसिव बात। आपने बोला डील नहीं ढील है, इसका क्या मतलब? देखिए, भारत सरकार ये कह रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप से हो गया, अमेरिका से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, ओमान से हो गया, अब कितने देश बचे होंगे। फ्री एग्रीमेंट डील का मतलब हुआ कि आपने अपना बाजार उन्हें सौंप दिया। $500 बिलियन का मार्केट आप देंगे, तो ये डील कहाँ है? ये ढील दी आपने, अपना बाजार को दे दिया उन्हें। ये ढील है कि आइए हमारे बाजार में आ जाइए। और किसान पैदा क्या करेगा जब सब कुछ बाहर से आएगा? जो मिलेट्स की आप बात करते थे, एक कार्यक्रम सरकार चलाती थी, मुझे लगता है इन्होंने प्रचार ज्यादा कर दिया जो अमेरिका तक पहुंच गया कि भारत को मिलेट्स की जरूरत है। तो मिलेट्स भी आ रहे हैं वहां। सोयाबीन आएगा तो हमारे किसान का क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या है, वो तो क्लियरिटी है सरकार की तरफ से। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अगर पूरा बाजार वो ले लेंगे, चीन ले लेगा, तो हमारा बाजार बचेगा क्या? उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान ने राज्य के सियासी पारे को गर्म कर दिया है। बिहार और महाराष्ट्र के बाद ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की 200 से ज्यादा सीटों पर ताल ठोकने का मन बनाया है। ओवैसी के इस ऐलान ने अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं बीजेपी अपनी राह यहां पर आसान मान रही है। आखिर क्या है ओवैसी का मिशन यूपी 2027 और क्यों इसे लेकर कोहराम मचा है? रिपोर्टिंग। और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। 403 सीटों पर लड़ना पड़ेगा, 203 सीट जीतना पड़ेगा, तब सरकार बनेगी। 2027 का चुनाव, AIMIM का दांव। यूपी में उड़ाएंगे पतंग, ओवैसी करेंगे खेल खत्म। दो 200 से ज्यादा सीटों पर टक्कर देने का ख्वाब बुन रहे ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता जैसे दिन में ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जिस पार्टी का एक भी विधायक यूपी में नहीं हो, जिस पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव में भी करीब 95 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद जनता ने हार का लड्डू खिलाया था, जिस पार्टी के करीब सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी,
वो पार्टी फिर से यूपी में हाथ आजमाने और सत्ता की गद्दी पर सरकार बनाने का सपना देख रही है। आपको यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस हलचल को करीब से देख रही है। ओवैसी की सक्रियता से अक्सर चुनाव ध्रुवीकरण की ओर मुड़ जाता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि उन्हीं की सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने ओवैसी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर डाला। देखिए 403 सीटें हैं, 203 सीट लड़के सरकार नहीं बन सकती। 403 सीटों पर लड़ना पड़ेगा, 203 सीट जीतना पड़ेगा, तब सरकार बनेगी। और जो दावा कर रहे हैं दावा खोखला है, इस नाते खोखला है कि एमआईएम का मूल वोट मुसलमान, अब मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम, उसको गुलामी पसंद है, वो आजादी चाहता नहीं है। ओवैसी की इस एंट्री ने सबसे ज्यादा बेचैनी समाजवादी पार्टी के खेमे में पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी इसे वोट कटवा राजनीति करार दे रही है। जानकार मानते हैं कि अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को हो सकता है। खतरा 203 नहीं, वो 403 पे आके लड़े हैं। उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की जो सरकार है, उनका जो कुशल नेतृत्व है, उसके आगे वो 203 नहीं 403 पे भी लड़ेंगे तो जहां हैं वहीं रहेंगे, वहां से एक इंच आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और एनडीए की सरकार है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने साफ कर दिया है कि वो 2027 में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। अब देखना है कि सत्ता का कितना स्वाद ओवैसी की पार्टी चख पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात उस वायरल बयान की जिसे लेकर मध्य प्रदेश के AIMIM के अध्यक्ष तौकीर निजामी फंस सकते हैं। और क्यों? क्योंकि उनके इस बयान को लेकर हो गया विवाद। मुसलमानों को लेकर उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है कि इस पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर मुस्लिम नेता ही मुस्लिम वर्ग को लेकर इस तरह के बयान देंगे तो फिर क्या कहा जाएगा। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। तो हम तो आज से नारा देंगे कि हम दो और हमारे दो दर्जन। मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। अरे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी, इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें साथियों। मुसलमानों में आपने सिया सुन्नी के अलावा उनकी कई जातियों के बारे में सुना होगा। मुसलमानों को लेकर कई तरह की बातें भी सुनी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश AIMIM के अध्यक्ष तौकीर निजामी ने मुसलमानों को लेकर अलग तरह की परिभाषा ही गढ़ दी। जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है। तौकीर निजामी ने मुसलमानों को 3 कैटेगरी में बांटा है। भरे मंच से उन्होंने मुसलमानों के 3 कैटेगरी को भी विस्तार से समझाया। पहले आपको तौकीर निजामी का पूरा बयान सुनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि 3 तरह के मुसलमान होते हैं साथियों, याद रखना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों।
कौन से जूते मारने वाले मुसलमान हो या जूते खाने या चाटने वाले, बताओ कौन से मुसलमान हो? तौकीर निजामी का वीडियो करीब 1 महीने पुराना बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। जो जूते खाने वाला। जानकारी के मुताबिक तौकीर निजामी ने ये भाषण 9 जनवरी को महाराष्ट्र के जलगांव में दिया था। तौकीर के बयान से ये साफ है कि वो जानबूझकर भड़काने वाली बयानबाजी कर रहे थे। बहरहाल AIMIM के कुछ नेता लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एक दिन पहले ही AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने भी कुछ ऐसी बयानबाजी की थी, जिसको लेकर सवाल उठे हैं। हमको आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा परेशान तो है कि हमारी आबादी बढ़ रही है। अरे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी, इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। एक दिन पहले जूनियर ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी इशारों में 14 साल पहले दिए गए 15 मिनट वाले उस बयान का जिक्र किया था। AIMIM के नेताओं की तरफ से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। राहुल गांधी कल बजट पर संसद में बोलेंगे। लोकसभा में बजट पर चर्चा चल रही है, लेकिन जो टकराव की स्थिति बनी हुई थी उन सबके बीच राहुल गांधी का लगातार ये कहना है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। और सरकार पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि आप बजट पर बात करें, लेकिन किताब को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी अड़े हुए थे, अब कल बोल सकते हैं सदन में। ये बड़ी खबर आ रही है। दोपहर 12 बजे का ये समय रहेगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भी राहुल गांधी का संबोधन हो सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, टकराव की जो स्थिति चल रही है, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिससे 118 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा फैसला लिया है कि जब तक उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा और निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वो सदन में नहीं आएंगे। हालांकि नियमों के अनुसार ऐसी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सदन में न जाने का फैसला किया है। चाहे सरकार या विपक्ष की ओर से मनाने का प्रयास हो, लेकिन वो सदन में नहीं जाएंगे। संभावना यह है कि बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा होगा, यानी कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, और एक बार फिर से किताब के मुद्दे को लेकर, क्योंकि पब्लिशर की जो सफाई आई पेंगुइन इंडिया की, उन्होंने कहा कि किताब का जो हिस्सा छपा नहीं है उसे लेकर अगर कोई भी पब्लिक डोमेन में रखता है तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी ने कहा कि अब कैसे पता चलेगा कौन सच बोल रहा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पब्लिशर सच बोल रहा है या फिर जनरल नरवणे। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay? I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. Okay? So do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Yeah. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? तो राहुल गांधी बार बार ये सवाल उठा रहे थे जिस समय उन्होंने ये बयान दिया कि या तो पब्लिशर झूठ बोल रहे हैं या जनरल नरवणे, लेकिन मैं यकीन करना चाहूंगा जनरल साहब पर। लेकिन इसके बाद का डेवलपमेंट ये है
कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने पेंगुइन के बयान को ही आगे साझा किया है। और पेंगुइन यानी पब्लिशर, उन्होंने जो बयान आगे साझा किया है जिसमें ये बात की है कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है और इसका कोई भी हिस्सा जो बाहर शेयर किया जा रहा है वो कॉपीराइट उल्लंघन के दायरे में आता है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी का स्टैंड अब आगे क्या होगा, क्योंकि किताब का मुद्दा तो पूरे सत्र पर हावी रहा और आज कांग्रेस और उसके साथी दलों ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। अब मुद्दा यह है कि नेता विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस सब के बीच ममता बनर्जी ने अपनी अलग राह पकड़ ली है, क्योंकि टीएमसी ने इस नोटिस में विपक्ष का साथ नहीं दिया है। Either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. राहुल गांधी की पूरी बात आपको सुनाएंगे, लेकिन संसद की कार्यवाही से बड़ी खबर ये है कि लोकसभा में विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नियम 94C के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। इस नोटिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वाम दल और राष्ट्रीय जनता दल समेत लगभग सभी विपक्षी दल शामिल हैं। लेकिन टीएमसी ने इस नोटिस से दूरी बना ली है। कल भी हमने स्पष्ट किया है, कांग्रेस और जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कि हमारे जो पार्टी का स्टैंड है, हमें नो कॉन्फिडेंस साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन साइन करने में, सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे तृणमूल एमपी साइन करेंगे। लेकिन हमारा उनको जो सुझाव था कि पहले आपके जो 4 पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट कांग्रेस की तरफ से रेज किया जा रहा है, एक तो आप देख रहे हैं 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है, एक उनके महिला सांसदों के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, एक प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया नहीं जा रहा है, और दूसरे तरफ से आपका जो है कि भाई दूसरा बीजेपी के नेता को आप अटैक करने का मौका दे रहे हो, एंड दिस चेयर इज वर्किंग इन अ बायस्ड मैनर। तो इन चारों मुद्दों को पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस और बाकी दलों से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन नोटिस में एक और गड़बड़ी रह गई। हुआ यूं कि इसमें तारीख 2025 की डाल दी गई। लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए कांग्रेस ने जो नोटिस तैयार किया, उसमें पहली बार में गलती हो गई। तारीख 2026 की बजाय 2025 लिख दी गई। जैसे ही इसका एहसास कांग्रेस को हुआ, आनन फानन में एक दूसरी कॉपी तैयार की गई और फिर दोबारा नोटिस की कॉपी लोकसभा महासचिव के कमरे में जमा कराई गई। हालांकि कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि विपक्ष के पास इतना संख्या बल नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सके, लेकिन इसके जरिए कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि लोकसभा अध्यक्ष भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, विपक्ष पर टीका टिप्पणी तो कर ही रहे हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने तक नहीं दिया जा रहा। और करने वाली बात यह भी है कि इस नोटिस पर राहुल के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष ने लोकसभा के महासचिव को जो अविश्वास प्रस्ताव नोटिस सौंपा है, उसमें 4 आरोप लगाए गए हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, बीजेपी सांसद को पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर आपत्तिजनक बातें बोलने दी गई, स्पीकर ने कांग्रेस की महिला सांसदों पर साजिश का आरोप लगाया। कांग्रेस के लिए इन चारों मुद्दों में सबसे प्रमुख राहुल गांधी का मुद्दा है। राहुल गांधी ने संसद में पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का उल्लेख किया था, लेकिन स्पीकर ने उन्हें नियमों का हवाला देते हुए ऐसा करने से रोक दिया था। आरोप ये भी है कि जब किताब प्रकाशित ही नहीं हुई तो उसका हवाला कैसे दिया जा सकता है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोल। और इस बीच एक नए वीडियो को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। टकराव क्यों है? क्योंकि किरण रिजिजू ने एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री का अपमान और हंगामा सदन में किया गया, लेकिन विपक्ष ने इसी वीडियो को हथियार बनाकर उल्टा सरकार पर निशाना साधा कि जिस वीडियो में प्रधानमंत्री दिख ही नहीं रहे, उस पर उन पर हमला कैसे संभव था। उन्होंने जो है अध्यक्ष जी के ऊपर कागज मार के फेंके और उधर जो है उनके टेबल पर चढ़कर जो है उन पे लिटरली जो है उन पे अटैक किया। चिट्ठी में सब कुछ
लिखा हुआ है बिहार। 4 फरवरी को क्या हुआ था, उस दिन बहुत निंदनीय चीज हुई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का यही वीडियो सियासत का केंद्र बन गया। रिजिजू ने 4 फरवरी के लोकसभा सत्र का वीडियो साझा किया है, जिसमें देखा गया कि कांग्रेस की महिला सांसद पीएम मोदी की सीट के पास इकट्ठा हो गई थी। इसी दिन सत्र अचानक स्थगित कर दिया गया था। वीडियो को जरा ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि संसद में जिस जगह पर प्रधानमंत्री की कुर्सी है, मतलब जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, वहां कैसे विपक्षी महिला सांसदों ने घेरा बना लिया है। इस दौरान बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद हैं। तस्वीरों में आपको किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान सब दिखेंगे, जबकि गिरिराज सिंह तो विपक्षी महिला सांसदों के सामने हाथ जोड़कर विनती करते भी दिखाई दे रहे हैं। उनसे अपनी सीट पर जाने की अपील कर रहे हैं, जबकि महिला सांसदों के हाथों में बैनर पोस्टर भी है। किरण रिजिजू ने वीडियो के साथ ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, माननीय सांसदों के इस तरह के व्यवहार को कौन सही ठहरा सकता है। हमारे नेतृत्व का निर्देश बिल्कुल स्पष्ट था कि हमें सदन की गरिमा बनाए रखनी है और भाजपा के किसी भी सांसद को अभद्र विपक्षी सांसदों के साथ हाथापाई या शारीरिक टकराव में नहीं उलझना चाहिए। हमारा नेताओं के सोच और कांग्रेस के नेताओं के सोच में कितना अंतर है। हम लोग झगड़ा रोकने के लिए अपने सांसदों को मना करते हैं कि आप नीचे मत जाओ और उनके एमपी का साथ हाथापाई नहीं करना है, और वो लोग भेज रहे हैं। तो आप तस्वीर जो देखे हैं, पूरा देश ने देखा है कि कांग्रेस के एमपी कैसे आगे बढ़े और प्रधानमंत्री के जो बैठने वाला कुर्सी है वो पार करके दूसरे नंबर तक चले गए। सरकार का दावा है कि विपक्षी सांसदों के आक्रामक व्यवहार की वजह से ही प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोकना पड़ा, लेकिन विपक्ष ने इस दावे की हवा निकाल दी। हर तरीके की जो है वो ये लोग साजिश कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से जैसे वो उन्होंने जो है अध्यक्ष जी के ऊपर कागज मार के फेंके और उधर जो है उनके टेबल पर चढ़कर जो है उन पे लिटरली जो है उन पे अटैक किया, लेकिन इस तरह की स्थिति अगर प्रधानमंत्री जी के साथ करते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि उनके हाथों से पेपर नहीं छीने जाएंगे, उनके मुंह पे पेपर नहीं मारे जाएंगे। जब वो उनकी सीट्स पे खड़ी है तो उनको धक्का मुक्की नहीं होगी। हमें इस चीज की गारंटी चाहिए। लिखी है चिट्ठी में, सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़िए उसको। आपने खुद देखा होगा 4 फरवरी को क्या हुआ था, उस दिन बहुत निंदनीय चीज हुई, क्योंकि लोग टेबल पे चढ़ गए और वो स्पीकर पे जो चेयर पे बैठे थे उनके ऊपर कागज फेंके गए। उसके बाद महिला एमपी जो अपोजिशन से थे वो हमारे तरफ आए और प्रधानमंत्री की चेयर को उन्होंने घेरा। ये बहुत निंदनीय बात है और हम धन्यवाद जनाएंगे अध्यक्ष जी का, ओम बिरला जी का, जिन्होंने इस चीज़ को संभाला और प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि आप उस दिन ना आए, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। और क्या स्पीकर साहब बोल रहे थे कि मीन्स प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक होने वाला था। इस कुर्सी में इस टाइम पे कौन कौन है उस कुर्सी में? किरण रिजिजू है, पीछे पीयूष गोयल है और जोशी है और वैष्णव है। वैष्णव से बात कर रही है ज्योति मनीजी। इसके अलावा क्या हो रहा है? किसका ऊपर अटैक हो रहा है? क्यों किरण रिजिजू जी क्यों स्पीकर का नीचे दिखाने में लगे हुए हैं? कल 2 दिन का पहले फ्राइडे बोले थे स्पीकर साहब की मीन्स उनका पूरा खबर है कांग्रेस का सांसद लोग प्रधानमंत्री का अटैक करने के लिए। प्रधानमंत्री तो वहाँ नहीं है साहब। माननीय सदस्य आप सभी लोग माननीय स्पीकर महोदय ने बड़ा सोच समझ करके। इस वीडियो के बाद संसद में अब चिट्ठी बनाम चिट्ठी की लड़ाई शुरू हो गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस की महिला सांसदों की चिट्ठी के जवाब में बीजेपी की भी महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखी है। बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर विपक्षी महिला सांसदों के रवैये पर गंभीर आपत्ति जताई है। 11 सांसदों ने साझा पत्र लिखकर ओम बिरला पर पूरा विश्वास भी व्यक्त किया है। ये पत्र ऐसे समय में लिखा गया है जब कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी सांसद ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये पत्र 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान हुई घटनाओं के संदर्भ में लिखा गया है। पत्र में सांसदों ने अध्यक्ष की भूमिका की सराहना करते हुए कहा
कि उन्होंने उस दिन लोकसभा की गरिमा, मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए धैर्य और दृढ़ता का परिचय दिया। सांसदों के अनुसार उस दिन सदन के भीतर ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक बताया। पत्र में आरोप लगाया गया कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने न केवल सदन के वेल में आकर नारेबाजी की, बल्कि टेबलों पर चढ़ गए, कागज फाड़े और उन्हें अध्यक्ष की ओर उछाला। सांसदों ने अध्यक्ष से आग्रह किया है कि नियमों के तहत उन विपक्षी सांसदों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने कथित रूप से सदन के भीतर अनुशासनहीन और आपत्तिजनक व्यवहार किया और लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचाया। एक तरफ सरकार सुरक्षा और मर्यादा की दुहाई दे रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष वीडियो साक्ष्यों के जरिए सरकार को घेर रहा है। क्या बजट पर सार्थक चर्चा हो पाएगी या ये सत्र भी आरोपों की भेंट चढ़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।